खबर बता दें, जहां सिविल कोर्ट से फिर भाग गया है एक कैदी। शौच का बहाना बनाकर हथकड़ी सरका पुलिस कस्टडी से कैदी फरार हो गया। शौचालय की खिड़की में लोहे के रॉड से निकलकर कैदी भाग गया है। फुलवारी जेल से पटना सिविल कोर्ट पेशी के लिए कैदी को लेकर टीम आई थी और पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पीर बहोर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि कैदी पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। दरअसल शौचालय का बहाना बनाकर कैदी फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक शौचालय की खिड़की में लगे लोहे के रॉड से कैदी भाग निकला। फुलवारी जेल से पटना सिविल कोर्ट कैदी को पेशी के लिए लाया गया था। अब पुलिस की टीम उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पटना में पुलिसकर्मियों की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है और पटना सिविल कोर्ट के पास से एक कैदी जो है वो फरार हो गया। दरअसल फुलवारी जेल से इस कैदी को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और शौच के बहाने वो कैदी जो है यहाँ से भागने में कामयाब रहा। हालांकि उसके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भागने में कामयाब रहा है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन पटना पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं और इस बात की जानकारी ली जा रही है कि जो कैदी फरार हुआ है उसको ले आने वाले पुलिसकर्मियों ने किस स्तर पर लापरवाही बरती है। चूंकि यह पहला मामला नहीं है जब सिविल कोर्ट से किसी कैदी ने एब्सकॉन्ड किया हो। इसके पहले भी कई बार कैदियों के भागने की घटना जो है वो सामने आई है और आज एक बार फिर से उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। बहरहाल देखना होगा छानबीन में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। लेकिन पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने कहा है कि अगर इस मामले में दो पुलिसकर्मी हैं उनकी लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निलंबन की कार्रवाई होगी। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां महिला को फोन पर तंग करने और अश्लील बातों से परेशान करने के आरोप के बाद जमकर मारपीट हुई है। मामला जाले थाना क्षेत्र के धानुक टोला का है। दो पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया। वहीं इसमें 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल गांव के 2 युवक पंचम शाह और मनीष कुमार शाह पर आरोप है कि गांव में एक शख्स के घर शादीशुदा महिला आई थी, जिसे दोनों युवक बार बार फोन कर अश्लील बातें करते थे। महिला ने नंबर ब्लॉक तक कर दिया, लेकिन दूसरे नंबर से फिर कॉल आने लगे। महिला के परिजन ने समाज के लोगों को साथ लेकर पंचम शाह के पिता से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पंचायत की गई, कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। उल्टा सीधा मोबाइल पर गाली दे रहा था, यही बात है। तो कौन लगेंगे आपके? वो हमारा साली है। कहाँ घर है उनका? उसका चौरात में है। कितने दिन से ये गाली गलौज हो रहा है? कल ही के है शुरुआत, बात मैटर है और कोई बात नहीं। फोन करके सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं? उल्टा सीधा गाली भी दे रहा है। अच्छा, बोला भी रहा, गलत गलत बात बोल रहा है। हम लोग बाहर निकले, वहाँ गए तो वहाँ पंचायत के मामले में वहाँ पे मतलब मारपीट चालू कर दिया। वहाँ से हम लोग जान बचाकर भागे घर के वापस में, तो घर तक हम लोग को ईटा पत्थर और लाठी के साथ सब खहेटने चालू कर दिया। हम लोग ताला मार लिए घर में, उसके बाद भी घर के ऊपर ईटा पत्थर सब चला रहा था। मामला क्या था? मामला यही था कि मतलब हम जिसको कॉल नहीं किए थे और बोला था कि तुम्हारा नंबर है, तुम उसको नंबर दिए हो, मतलब और वो लड़का बाहर का था। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी। सालों से अनुकंपा पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। अब इसके तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिचारी की भी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर करीब 7,000 बहाली होनी है। सरकार ने विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की भी बहाली होगी। शिक्षा विभाग में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया।
इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगी। बहुत दिन से हमारे जो कर्मी हैं उनके आश्रित जो हैं अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली नहीं रहने के कारण यह लंबित था। अब 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी। राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवत नियमावली 2025 स्वीकृति। इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। देखिए, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार अब छोटे शहरों में भी हवाई सेवा का विस्तार कर लोगों का सफर आसान करने जा रही है। इसके लिए 6 छोटे शहरों में हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। मधुबनी, वीरपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर और सहरसा में छोटे एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार अभी हर शहर के लिए 25 करोड़ की मदद देगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बिहार सरकार MOU करेगा, जिसके तहत इन शहरों में एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। मतलब सरकार की तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिस तरीके से छोटे जगहों पर भी एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं मधुबनी एयरपोर्ट, वीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार MOU साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके IT गोलंबर पर अवस्थित है। काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। बिहार के कैपिटल पटना में अब यह 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका उसी से आगे IT गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने PPP मोड में दी थी। तो पहला PPP मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है। जो बढ़ते हैं आगे। 20 जून को PM मोदी सिवान के दौरे पर आने वाले हैं और PM मोदी पचरुखी प्रखंड के जसौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। PM मोदी की रैली को लेकर सिवान में बीजेपी नेताओं की आज एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में सिवान, छपरा, गोपालगंज के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें कार्यकर्ताओं को टास्क भी मिला है। 20 जून को सिवान में PM मोदी की एक बड़ी सभा होनी है। इस सभा को लेकर आज NDA की एक बड़ी बैठक हुई। ये नेता और कार्यकर्ता हैं चूंकि अभी मीटिंग से बाहर निकले। हम जानने की कोशिश करेंगे इन मीटिंग में क्या टास्क मिली और PM के आगमन को लेकर क्या उम्मीदें हैं इन लोगों की। किस तरह की 20 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे जितने हम सब कार्यकर्ता हैं वो पूरा बूथ हर टोला पर जाकर के और यहाँ 5 लाख से अधिक की संख्या का टास्क पार्टी ने दिया है और उसी की आज तैयारी कहाँ कितनी तैयारी पहुंची है, आगे क्या करना है, आज वही सब चीजों को लेकर के बैठक रहा। बहुत उम्मीद है जहाँ भी विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं
वहाँ कहीं न कहीं लाखों का सौगात वो दे रहे हैं, कहीं 500 करोड़ का सौगात दे रहे हैं, कहीं 900 करोड़ का सौगात दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद और नहीं पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी सिवान के जसौली में आएंगे तो सिवान के लिए भी कुछ न कुछ सौगात देकर जाएंगे। ये उत्साह तो उतना लग रहा है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, आप गांव में जाके देखिए, जो महिला है, बच्चे हैं, वो कितना उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सिवान जिला में आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार सिवान की धरती पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान की धरती पर जसौली में आ रहे हैं। उनको अभिनंदन के लिए पूरा सिवान, छपरा, सारे लोग एकदम ललायित है कि कब उनसे दर्शन करें। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां तकरीबन 50 साल से ज्यादा पुराने हनुमान मंदिर को जेसीबी से असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। मंदिर को घिरा दिया गया। सुबह जैसे ही उसकी जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और बिहटा पीरो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। स्थानीय लोग सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हनुमान मंदिर की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि 50 साल से ये हनुमान मंदिर यहाँ पर बना हुआ था। असामाजिक तत्वों ने आज जेसीबी से हनुमान मंदिर को तोड़ दिया है। अब लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए, जो ग्रामीण हैं उन्होंने मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा किया है। हालांकि पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाला जा रहा है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। वहीं मंदिर तोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट उठा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर अधिकारी और कई थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया गया। और इस तरह से मंदिर को तोड़े जाने को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है, आखिर रात के अंधेरे में किसने की ये बड़ी साजिश। सवाल ये भी कि आस्था पर चोट पर कौन बिगाड़ रहा माहौल। और सवाल ये भी है कि पुराने हनुमान मंदिर से आखिर किसे दिक्कत हो रही थी जो मंदिर को जेसीबी से तोड़ दिया गया। बढ़ते हैं आगे सियासी गलियारे से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू के नेताओं ने एक बार फिर से निशांत कुमार से विधानसभा चुनाव के रास्ते राजनीति में आने की अपील की। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार को नालंदा के इस्लामपुर से चुनाव लड़ाया जाए। नालंदा की जनता उन्हें जिताकर भेज देगी। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस बार एक बड़ी मांग जेडीयू के नेता की तरफ से की गई, जिसमें कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, बहुत चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी राय क्या है? आप नालंदा से सांसद हैं, आपने निशांत को करीब से भी देखा है, कई लोगों की मांग भी है। हमारा जो सोच है, हम लोग क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं, निशांत कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जनता में भी इस बात का है चर्चा कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और मैं उसका समर्थन करता हूं। तो आपकी इच्छा क्या है कि निशांत चुनाव आए और लड़े विधानसभा? हाँ, हमारे लिए तो अच्छा होगा, बहुत लोग हमसे भी कहते हैं। अच्छा, आप नालंदा के सांसद हैं, बहुत चर्चा है कि निशांत नालंदा किसी सीट से लड़ सकते हैं, तो आपकी इच्छा कौन सा सीट आप उनको ऑफर करते हैं कि भाई सीट पर आके लड़िए? जैसे देखिए, हमको तो कहेंगे तो हम कहीं भी हम हाजिर हो जाएंगे। हम तो इस्लामपुर भी ऑफर दे देंगे कि इस्लामपुर खाली है, आप आ जाइए, जिता के भेजाना हमारा काम है, हमारा दायित्व बनता है।
तो जेडीयू में निशांत कुमार को विधानसभा के रास्ते सियासत में लाने की मांग पर बिहार में सियासत गर्मा गई। बीजेपी जहां निशांत से देरी नहीं करने की अपील कर रही है, तो वहीं आरजेडी इस पर निशाना साध रहा है। हाल के दिनों में सामाजिक सरोकार वाले समारोहों में उनका जाना राजनीति में बढ़ती उनकी दिलचस्पी जाहिर करती है। नालंदा के लोगों का पूरा स्नेह और प्यार उनके साथ है। पूरे नालंदा जिले की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के एहसान से दबी है। उसकी नजर में निशांत को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने से बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। निशांत जी को देर नहीं करना चाहिए, कहीं कोई इटपट नहीं। ये तो दिख रहा है कि जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं कि नैया पार होगी एनडीए की। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। चाहे किसी को चुनाव लड़ा ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और देखिए, तेजस्वी यादव ने जमाई के मुद्दे को उठाकर सियासत गरमा दी है और वे लगातार इस मुद्दे के बहाने बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर अब मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया है। विजय चौधरी ने कहा कि इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि आरजेडी परिवारवाद की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग में जितने भी लोग सदस्य या अध्यक्ष बनाए गए हैं, वे सभी योग्यता रखते हैं। परिवारवाद की बात करें, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप लोग क्यों इसको गंभीरता से लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके जनक हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते। हमें यही पता है कि आयोग में जिन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है वो सभी लोग सदस्य बनने की सारी अर्हता रखते हैं, सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं और सभी योग्य व्यक्तियों को ही आयोग का सदस्य या दूसरा पदाधिकारी बनाया गया। नालंदा के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में होमगार्ड और बिहार पुलिस की तैयारियां कर रहे छात्र छात्राओं में आक्रोश देखा जा रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि शहर में 2 मैदान हैं, जिसमें एक में क्रिकेट मैच तो दूसरे में डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है, जिससे फिजिकल प्रभावित होने लगा है। यही नहीं, मैदान के अभाव में दौड़ की तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगार छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए मैदान को खाली कराया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। नालंदा जिले के बिहार से स्थित श्रम कल्याण केंद्र मैदान में, जहां आप देख सकते हैं बिहार से श्रम कल्याण केंद्र मैदान में तैयारी करने वाले सिपाही और होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका साफ कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है हम लोग को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हम लोग जब जो है अभी तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है यहाँ पर डिज्नीलैंड मेला को जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। तो क्या परेशानी हो रहा है? दौड़ने में परेशानी हो रहा है। तो यहाँ मैदान बिहार से कितना? 2 मैदान ही है, उसमें इसमें मेला ही लग रहा है। एक में मैच हो रहा है। एक में मैच हो रहा है। अनुरोध है कि अपने इसको बंद करवाए ताकि हम लोग को कोई तकलीफ ना हो। कितना स्टूडेंट आते हैं सवेरे यहाँ दौड़ने के लिए। 2 ही तो ग्राउंड है, एक तो सोगरा है, एक तो ये है। फिर हम लोग का वैकेंसी भी आ गया बिहार पुलिस का, होमगार्ड का दौड़ चल रहा है, तो फिर कैसे होगा ऐसे में? क्या क्या परेशानी हो रहा है? हम सबको यही परेशानी हो रहा है सर कि हम सब सुबह 4 बजे उठते हैं, रोड पे भी हम सब नहीं दौड़ पाते हैं। रोड पे सुबह गाड़ी चलने लगता है, पूरा दिक्कत होता है दौड़ते हैं तो। और जब फील्ड आए तो देखे कि फील्ड में सब बांस उस पंडाल उंडाल बन गया। बोला कि यहाँ मेला लगेगा, 1 महीना भी चलेगा। और बताइए हम सब के पास 1 महीना का टाइम भी नहीं है। हम सब इन लोग का साफ मांग है जिला प्रशासन से कि अभी फिलहाल इसे स्थगित किया जाए। नालंदा से न्यूज से कुमार। बढ़ते आगे, पति सियासत में तो पत्नी सुंदरता के क्षेत्र में जलवा बिखेर रही हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक विशाल पांडे की, जिनकी पत्नी ऐश्वर्या राज ने मिसेस बिहार 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। पटना में मिसेस बिहार 2025 के ग्रैंड फिनाले में 14 प्रतिभागी थी, जिसमें सबको पीछे छोड़ते हुए ऐश्वर्या राज ने यह खिताब जीत लिया है। ऐश्वर्या राज भोजपुर के तरारी से बीजेपी विधायक विशाल पांडे की पत्नी और बाहुबली नेता सुनील पांडे की बहू हैं। ये प्रतियोगिता 21 से 55 साल की उम्र की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था।
पटना में कोचिंग संचालक खान सर अपनी शादी के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। खान सर ने अपने कोचिंग में भारी संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं को ड्रग्स से दूर रहने की सलाह दी और सावधान किया। कैसे ड्रग्स की लत के कारण कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल सूखे नशे के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार में इन दिनों एक अभियान चला रहा है। खान सर इसी अभियान का हिस्सा बनकर छात्रों को नशे से दूर रहने की नसीहत दे रहे थे। जितनी भी नशीली दवाइयाँ होती है, ड्रग्स होती है, हीरोइन होती है, चरस होता है, गांजा होता है, स्मैक होता है, ये सारी चीजों पे जो कंट्रोल करता है वो एनसीबी डिपार्टमेंट का। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां गंडक नदी में इस साल भी 174 नन्हे घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर घड़ियाल को नदी में छोड़ा। गंडक नदी में अब 775 से ज्यादा घड़ियाल हैं। गंडक नदी अब देश की दूसरी सबसे बड़ी घड़ियालों की शरण स्थली बन गई है। चंबल के बाद सबसे ज्यादा घड़ियालों की संख्या यहां देखी जा रही है। खास बात यह है कि साल 2014 से 2025 तक घड़ियालों की संख्या में 588% की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।